राहुल किसी काम से गांव गया था, जहां उसकी मुलाकात सीमा से होती है। सीमा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। देखते ही देखते राहुल और सीमा में प्यार हो जाता है और दोनों शादी के लिए तैयार थे। राहुल के परिवार में उसकी माँ करुणा, जो कि एक रिटायर्ड टीचर थी, और पिता विजय सिंह, जो कि अपना बिजनेस करते थे, और राहुल की सबसे छोटी बहन थी, प्रिया नाम था उसका, जिसके नखरे ही खत्म नहीं होते थे। ऐसे एक दिन राहुल अपनी माँ से सीमा के बारे में बात करने लगता है, लेकिन करुणा को गांव की गंवार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए करुणा राहुल और सीमा के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वो कहाँ गांव की गवार, उसे मैं कैसे अपने घर की बहू बना सकती हूँ? तुझे तो पता ही है, हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और एक एजुकेटेड फैमिली में किसी अनपढ़ लड़की का रहना बहुत मुश्किल है। ये अनपढ़ लोग बहुत शातिर होते हैं, इनका दिमाग उल्टे सीधे कामों में ही रहता है। इसलिए चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। राहुल के ऊपर तो जैसे सीमा के प्यार का भूत सवार था और वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर सीमा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर पर ले आता है। बेचारी सीमा गांव से शहर आ चुकी थी। अचानक से सीमा के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ऐसी एक सुबह सीमा सुबह सुबह उठकर मंदिर में आरती कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सीमा की आरती सुनकर करुणा और प्रिया दोनों की ही नींद खराब हो जाती है और वो दोनों गुस्से में सीमा के पास जाते हैं। सच में तुम तो गांव की गवार ही रहोगी। अरे सुबह के 5 बज रहे हैं, इस समय कौन इतनी जोर जोर से आरती करता है? माँ, ये भैया ने ना अच्छा नहीं किया हमारे साथ। इस लड़की के आने से पहले से हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके आते ही हमारी नींद खराब कर दी है इसने। तभी वहाँ पर करुणा का पति विजय सिंह आ जाता है और वो सीमा से कहता है, अरे वाह 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 बहू, तूने तो मुझे अब प्रसन्न कर दिया। अरे तूने जो आरती दिखाई, अरे बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे घर में अब पहली बार आरती हुई है। भगवान की मूर्ति तो है, लेकिन कोई पूजा पाठ सही से नहीं करता। और मेरी बीबी है, कहने को तो टीचर है, लेकिन टीचर वाले कोई गुण नहीं है, पूजा पाठ तो आता ही नहीं है। अरे आप तो चुप हो जाइए, आपको तो मौका चाहिए मुझसे लड़ाई करने का। बेचारी सीमा चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। माँ देखो ना, इतना हैवी नाश्ता खाकर ना मेरा वेट गेन हो जाएगा। ए लड़की, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? अरे सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? माफ करना माँ जी, हमारे गांव में सुबह सुबह आलू के पराठे खाते हैं, जिस पर खूब सारा घी लगा होता है। यही खाकर हमारा नाश्ता पूरा हो जाता है, और जब तक हम लोग पराठे ना खाएं तो हमारा दिन नहीं बनता। हाँ तो वो तेरा गांव है और गांव में गवार लोग रहते हैं, तुझे पता भी है। शहर में इस तरह से खाना नहीं खाते हैं। तू तो हमारी बेइज्जती करवा कर रहेगी एक दिन। अरे वाह बहू, आज तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे इसी तरह आलू के पराठे बना के खिलाया करती थी, और वो भी घी लगाकर। हाय क्या लगते थे। ताजी, आपको अच्छा लगा ना? और लीजिए। सच में सीमा, हमें भी आलू के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन घर में किसी को बनाना नहीं आता। मुझे 2 पराठे और दे दो। ऐसे ही रात को प्रिया रेडी होकर क्लब जा रही थी। तभी सीमा प्रिया से कहती है, अरे प्रिया, तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? रात के करीबन 11 बज रहे हैं। इस समय ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाना ठीक नहीं है। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गई। मेरे घर में एक गवार औरत रहती है, जिसे शहर के तौर तरीकों के बारे में पता ही नहीं है। गवार लड़की है ये शहर की, और यहाँ पर रात के 11 बजे या रात के 2 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जब दिल करता है हम पार्टी कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हें क्या ही मालूम होगा इन सब चीजों के बारे में। तुम तो गाय भैंस को चराने वाली हो और तुम्हें इन्हीं सब चीजों से फुर्सत नहीं है। ब्लडी चीप औरत। प्रिया सीमा को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सीमा चुपचाप प्रिया का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही देखते 3 बज जाते हैं। प्रिया लड़खड़ाते हुए घर पर आती है और सीमा उसे संभालती है। तभी करुणा वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची आ गई तू। लगता है तूने ज्यादा पी ली है आज। कितनी बार कहा है कि थोड़ा हिसाब से पिया कर। माँ जी, प्रिया ने दारू पी है।
आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? ए गवार लड़की, शहर में इतना चलता है और मेरी बेटी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, आजकल के तौर तरीके के हिसाब से रहती है, तो तू हमारे मैटर में ना ही पढ़ तो अच्छा होगा तेरे लिए। करुणा अपनी बेटी को संभालते उसे कमरे की तरफ ले जाती है और कुछ दिन बाद करुणा अपने घर में किटी पार्टी रखती है जहाँ उसकी बहुत सारी सहेलियां आई होती हैं। तो वहीं पर सीमा मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। आओ तुम्हें अपने घर के एक नए मेंबर से मिलाती हूँ। वो दिखाई दे रहा है तुम्हें किचन में, जो लड़की काम कर रही है ना, वो मेरी बहू है, लेकिन कुछ दिनों की। क्या? कुछ दिनों की बहू? किराए पर उठा कर लाई है कैसे? नहीं मेरी जान, इसको मैं इतना टॉर्चर करूँगी कि ये खुद अपने गांव भाग जाएगी। वैसे कमी क्या है तेरी बहू में? दिखने में तो बहुत सुंदर है, और आजकल के टाइम पे ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ है जो घर का काम भी करते, और तेरी बहू तो घर का सारा काम करती है। अरे इसकी वजह से ही मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ जाकर इससे शादी की है। तुझे पता है ये एक नंबर की गवार है, अरे अंगूठा छाप है। अरे आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी इस महारानी ने, शर्म आती है मुझे इसे अपनी बहू कहते हुए। तभी सीमा वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर सभी के लिए नाश्ता सर्व करती है। तभी जानबूझकर करुणा अपना पैर सीमा के आगे कर देती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सीमा के हाथ से सारा नाश्ता नीचे गिर जाता है। आर यू ब्लाइंड? यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। माफ कर दीजिए माँ जी। अरे करुणा, तू क्या हमें यहाँ पे हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाई है? अरे यार सॉरी, बताया था ना मैंने तुम्हें, यही मेरी गवार बहू है। अरे ये कभी स्कूल तो गई नहीं है, तो कहाँ से इसे मैनर्स के बारे में पता चलेगा। अरे कोई संस्कार नहीं दिए है इसके माँ बाप ने इसको। अरे एक मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि कैसे बड़ों की इज्जत करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है, मैडम, अब प्रिया यहीं रहती है क्या? हाँ जी बताइए क्या बात है, मैं उसकी माँ हूँ। अरे उनको अरेस्ट करना है। अरे कल रात को क्लब में ड्रग्स बरामद हुए और उनमें आपकी बेटी का भी नाम है। अभी थोड़ी ही देर पहले करुणा संस्कारों की बात कर रही थी, तो वहीं करुणा की सारी सहेलियां आपस में प्रिया को लेकर बातचीत करने लगती हैं। ये देखकर करुणा को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है। तभी वहाँ पर प्रिया जाती है। पुलिस प्रिया को गिरफ्तार करके ले जाती है। वैसे करुणा, बुरा मत मानना, भले ही तू पढ़ी लिखी सास है, माँ है, फिर भी तूने अपने बच्चों को ना अच्छा इंसान नहीं बनाया। डिग्री हासिल करने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता है। इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी आनी चाहिए, उससे अच्छे से बात करना आना चाहिए। तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे करुणा, तू तो हमेशा अपनी बहू की बेइज्जती करती थी और आज भी तूने यही किया, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद वो अपने संस्कार नहीं भूली और अपने ससुराल वालों का मान सम्मान रखते हुए अपने ससुराल में आगे बढ़ी है। करुणा की सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद सीमा अपनी सास को समझाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, राहुल और पापा जी गए हैं ना, वो प्रिया को लेकर ही आएंगे। ऐसे ही शाम को राहुल और विजय दोनों प्रिया को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर घर ले आते हैं, जिसके बाद प्रिया अपने पूरे परिवार से माफी मांगती है। तभी करुणा सीमा से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भले ही मैं एक टीचर थी, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। बहुत घमंड था मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा संपूर्ण संपन्न इंसान तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि एक डिग्री मिलने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, बल्कि असली टीचर वही है जो खुद को पाठ पढ़ाते हुए सही राह पर ले चले। करुणा सबके सामने अपनी बहू से माफी मांगती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जहां वो अपनी बहू को शिक्षा देने की प्रेरणा लेती है। मोहिनी काफी ज्यादा गरीब थी, लेकिन उसके सपने काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिन्हें वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मोहिनी एक दिन अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर जा ही रही होती है। तभी वहाँ मोहिनी की माँ माला आती है और मोहिनी से बोलती है, तुझे जरा भी शर्म है? तेरी माँ यहाँ काम कर कर के दिन पर दिन घटती जा रही है और तू है कि अपना अमीरी का जलवा दिखाने में लगी रहती है। कुछ तो घर के बारे में सोच लिया कर। माँ, मैं घर के बारे में बहुत सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ये ऐसा लगता है कि मैं तो घर के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ। अब क्या मैं घरों में काम करने भी लग जाऊँ क्या? अच्छा, ऐसे सज धज के घूमने से घर के बारे में सोचने का क्या संबंध है? एक तो वैसे ही
मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा देती हूँ, कम से कम एक टेंशन तो खत्म होगी। माँ, मैं आपके बोलने से शादी नहीं करने वाली हूँ और आप मुझे मेरी जिंदगी अपनी तरह से जीने दो। और आप देख लेना, एक दिन मेरे पास भी फोन होगा, अच्छे कपड़े होंगे, बड़ा सा घर होगा। मोहिनी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पास में एक बहुत बड़ा बैंकेट हॉल था जिसमें एक बहुत ही अमीर लड़के की शादी हो रही थी। शादी में काफी अमीर अमीर लोग भी आए थे। मोहिनी मटकते हुए एक विनोद नाम की आदमी के पास जाती है और विनोद से कहती है, ये शादी कितनी बोरिंग है ना, आप यहाँ बोर नहीं हो रहे क्या? तो बहुत हो रही हूँ। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम हो कौन? लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो? इतनी अच्छी बनकर आई हो तो लगता है पक्का लड़की वालों की तरफ से ही होगी। क्यों? अब क्या फर्क पड़ता है, मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ या लड़की वालों की तरफ से? मुझे तो आप यहाँ इन सारे मर्दों में सबसे ज्यादा डैशिंग लगे, तभी तो मैं आपके पास यहाँ बात करने आई हूँ। अच्छा, मैं आपको डैशिंग लगा? वैसे मुझे भी शादी में कुछ खास मजा तो आ नहीं रहा है। हम कहीं बाहर चलकर बात करते हैं, इफ यू डोंट माइंड। मैं तुम्हारे साथ बाहर तो चल लूं, लेकिन मेरी ड्रेस, अब इस ड्रेस में बाहर घूमना अच्छा नहीं लगेगा ना। और ऊपर से मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, मैं कैसे अपने पेरेंट्स से बात करूंगी? तुम बस एक फोन और ड्रेस की बात कर रही हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा शोरूम ही दिला देता हूँ। अब आखिर नजर के सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी हो और अगर वो मुझे लाइन दे रही हो तो क्यों ना मैं उस लाइन को पकड़ ही लूं। जी बिल्कुल, चले अब हम दोनों। मोहिनी उस आदमी के साथ बाहर घूमने चली जाती है। मोहिनी अब विनोद को रिझाने में कोई कमी नहीं रखती। विनोद बेचारा मर्द, उसका पैर तो फिसलना ही था ना। कुछ दिनों बाद एक बड़े से होटल में लंच के लिए जाती है। वहाँ भी मोहिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और एक आदमी के पास से गुजर रही होती है कि तभी वो अपना पर्स जानबूझकर गिरा देती है और उस आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, माफ कीजिएगा, गलती से गिर गया पर्स मेरा। आप मेरा पर्स उठा देंगे? वो क्या है ना, मेरी ड्रेस थोड़ी छोटी है, मैं झुक नहीं सकती, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप जैसी खूबसूरत लड़की की मदद भला कौन नहीं करना चाहेगा। मैं तो अकेले ही लंच पे गई थी, सोचा आप जैसा कोई हैंडसम मर्द दिखेगा जिसे मैं अपने दिल का हाल बता के थोड़ा हल्का महसूस करूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। आप कहे तो मैं आपको छोड़ दूं? कहाँ जाना है? इसी बहाने हम थोड़ा समय भी बिता लेंगे। अभी फिलहाल तो मैं लंच का बिल देने जा रही हूँ। आप एक काम करो, मेरा बिल दे दो, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा कहो वैसा हो जाएगा। वैसे मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। मैं सोच रही थी एक लैपटॉप लेने के लिए। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मेरे साथ लैपटॉप लेने भी चल सकते हो। आप साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साथ चलना क्या, मैं तो आपको लैपटॉप भी दिला दूंगा। बस आप सिर्फ अपना हाथ रखना कि आपको कौन सा चाहिए, मैं वो सब आपको दिला दूंगा। अब आप पहल कर ही रही है तो आपको निराश तो कर नहीं सकता ना। मोहिनी और वो आदमी दोनों साथ में चले जाते हैं। मोहिनी उस आदमी के साथ बहुत घूमती है। आसपास के मॉल में घूमना, कपड़े लेना, जूते, सैंडल, लैपटॉप, बहुत सारी शॉपिंग करती है। शाम को जब ये सब और लैपटॉप लेकर घर आ रही होती है तभी मोहिनी की माँ उस आदमी के साथ मोहिनी को देख लेती है। जैसे ही मोहिनी घर आती है अपनी माँ को सब सामान दिखाते हुए मोहिनी बोलती है, माँ ये सब देखो, कितनी प्यारी ड्रेस है ना, और देखो ये लैपटॉप भी लाई हूँ मैं, मुझे ऑफिस से मिला है। ऑफिस से मिला है? अरे 12वीं फेल को अपने घर में कोई झाड़ू पोछे की नौकरी ना दे, और तू बोल रही है कि तू दफ्तर में काम करती है जहाँ से लैपटॉप मिला है तुझे। माँ, अब लोग डिग्री नहीं काबिलियत देखते हैं और मैं बहुत काबिल हूँ। हाँ, मर्दों को रिझाने में तो तू है ही काबिल, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तभी तो तेरी ये महंगी महंगी सारी इच्छा एक बार में ही पूरी हो जाती है। दफ्तर वाले लैपटॉप दे सकते हैं लेकिन ये कपड़े थोड़ी देंगे। माँ, ये मैंने खुद लिए हैं, अब जब मैं कमा रही हूँ तो क्या मैं अपने सारे शौक पूरे ना करूँ? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ कि तू खुद अपने शौक पूरे कर रही है या किस तरह से अपने सारे शौक पूरे करवा रही है। बहुत ही गलत कर रही है मोहिनी तू, देख लियो तू कभी कोई बड़ी मुसीबत में ना फंसे। माँ, गलत मैं नहीं, आपकी सोच हो रही है, और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपना भला बुरा अच्छे से पता है।
आप मुझे मत बताओ, एक तो काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। मोहिनी अपनी माँ को पलटकर जवाब दे ही देती है और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। मोहिनी की आदत ही हो गई थी ऐसे अमीर अमीर मर्दों को रिझाना और काम निकल जाने पर छोड़ देना। ऐसे एक आदमी के साथ ही नहीं बल्कि बहुत आदमी के साथ मोहिनी ये कर चुकी थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मोहिनी अजय नाम के एक आदमी से मिलती है और उससे बोलती है, अजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच में तुम मुझसे मिलने आई हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो सोच रहा था कि अब शादी हम कर ही लेते हैं। शादी इतनी जल्दी? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें शादी करने में कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अभी अपनी माँ के लिए घर लेना चाहती हूँ, फिर ही मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ। तो ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। हमारी शादी के बाद तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहेगी। और हाँ, मैं शादी के दिन ही ना अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। प्रॉपर्टी की बात सुनकर ही मोहिनी के मन में लालच आ जाता है और वह शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद मोहिनी और अजय की शादी का दिन आ जाता है। शादी से कुछ समय पहले अजय अपने दोस्त विनोद से मोहिनी को मिलवाता है। जैसे ही विनोद मोहिनी को देखता है वो बोलता है, तू शादी कर रहा है? अरे तू जानता नहीं है, ये एक नंबर की झूठी लड़की है। मर्दों को रिझाती है फिर उनका इस्तेमाल करके गायब हो जाती है। अरे जब मैं बाहर शहर से वापस आया था मैंने इसे इतने कॉल मैसेज किए लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी तब मुझे जाकर के पता चला कि इस पर तो पहले से ही बहुत सारे केस चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। क्या तू सच कह रहा है? मैं तो 100% सच बोल रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो खुद पता कर ले, फिर तुझे भी सब कुछ पता चल जाएगा। अजय वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ मोहिनी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। अजय मोहिनी को पुलिस के हवाले करके चला जाता है। मोहिनी ने अपनी माँ तक की बात नहीं सुनी थी, इसलिए अब वो जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रही थी, जहाँ उसकी माँ उससे मिलने तक नहीं आती थी। मोहिनी जो थी तो काफी सुंदर, पर उसकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसा कह सकते हैं कि वो लड़कों को अपने जाल में फंसाया करती और उनको लूटकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। पर सवाल ये उठता है कि वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वहाँ से चली तो जाती, पर क्या वो लड़के मोहिनी को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे? आइए जानते हैं। मोहिनी एक बड़े से शहर में अपने बीमार माँ शांति के साथ रहा करती। शांति अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मोहिनी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के पास बैठकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगी। और हाँ, आप फिक्र मत करना, कांता आंटी आ गई है ना, वो आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगी। इतना बोलकर मोहिनी अपनी माँ के माथे पर चूमती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद मोहिनी अपने हाथ में एक नकली आईडी कार्ड लिए खुद से बोलती है, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अपने सामान को उठाती है और दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी दूसरे शहर में आ जाती है और एक रोड पर खड़ी एक लड़के से लिफ्ट मांगती है। एक्सक्यूज मी, वो दरअसल मैं यहाँ पर नई हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यहाँ किसी होटल के बारे में बता दे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। मुस्कुराती हुई मोहिनी अपने सामान के साथ उस लड़के की कार में बैठ जाती है, जिसके बाद मोहिनी कुछ देर तो शांत रहती है, पर थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ आगे कर उसको हाय करती है। हाय, मेरा नाम नेहा है, और आप? मैं वीर हूँ, और सॉरी, मैं हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोहिनी ने खुद का नाम, खुद की पहचान बदल ली थी। साथ ही वो एक मामूली और सीधी सादी लड़की बनकर उसकी कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में एक होटल आ जाता है। मैडम, आपका होटल आ गया। मोहिनी उर्फ नेहा बिना कुछ बोले उसकी कार से उतर जाती है और होटल में चेक इन कर लेती है। अपने रूम में जाने के बाद मोहिनी खुद का फोन बेड पर पटकते हुए बोलती है, शिट, इसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब तक मैं किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी नहीं, तब तक मेरा काम कैसे चलेगा? मोहिनी, कुछ तो सोच, अगर यही हाल रहा ना तो तू पैसे कैसे कमाएगी? मोहिनी खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है
खुद के फोन पर अननोन नंबर का कॉल आता देख मोहिनी अब अपना फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, कौन? मैं वीर। आज आपने मुझसे लिफ्ट मांगी थी ना? ओ हाँ जी, बोलिए। वो एक्चुअली आपका पर्स मेरी कार में रह गया था। मैंने जब पर्स खोल कर देखा तो उसमें आपका कार्ड था, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। हाँ तो आप बताइए कि मैं कब आऊँ आपसे अपना पर्स लेने के लिए? शाम को ही आ जाओ, मैं आपके होटल के बाहर ही आपको मिलूंगा। नहीं नहीं, होटल के बाहर ऐसे ही मिलना सही नहीं है। आप मुझे किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता दीजिए, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगी। अब क्या था, वीर मोहिनी को एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता है, साथ ही वो उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भी देता है। शाम को अब मोहिनी उस रेस्टोरेंट में जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर काफी बातें करते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। साथ ही अब मोहिनी उर्फ नेहा अब होटल में ना रहकर वीर के घर में रहने लगती है। समय का पहिया यूं ही चलता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी वीर के साथ उसकी बाहों में बैठी थी। तभी मोहिनी वीर से बोलती है, वीर, हमें मिले हुए अब समय हो चुका है, हम शादी कब करेंगे? नेहा, शादी को बहुत समय है, अभी रुको जरा। वीर, कहीं तुम भी और लड़कों की तरह मेरा यूज करने के लिए तो? हे भगवान, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। तुम गलत समझ रही हो नेहा, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। रहने दो वीर, मैं सब समझ गई हूँ कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। तुम भी और लड़कों के जैसे हो ना, इसीलिए। मोहिनी उर्फ नेहा की बात सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वीर मंदिर में जाकर सिंदूर लेकर आता है और उसकी मांग में भर देता है। ये देखकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं वीर उससे बोलता है, देखो, आज मैंने अपने प्यार को साबित कर दिखाया, अब हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ वीर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज से हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग एक अटूट बंधन में बंध गए हैं ना। इतना बोलकर मोहिनी वीर को गले लगा लेती है। मोहिनी आज बेहद खुश थी, बस इसलिए आज वो बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार होके वीर के कमरे में बैठ जाती है। अब रात को जब वीर अपने कमरे में आता है तब मोहिनी को शादी के जोड़े में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बना देखकर उसके पास आता है और उसका हाथ थामकर उससे बोलता है, तुम दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हो, मन तो कर रहा है कि बस तुम्हें निहारता रहूं। हाँ वीर, तुम बस मुझे निहारते रहो, पर मुझे निहारने से पहले तुम्हें मेरे हाथों का दूध पीना होगा। पहली रात की रस्म होती है, यहाँ भले ही मेरी सास न हो, लेकिन थोड़ी बहुत रस्में तो मुझे भी पता है। मोहिनी अब मुस्कुराते हुए किचन में जाती है और गिलास में दूध निकालती है। गिलास में दूध निकालने के बाद मोहिनी उस दूध में एक पाउडर मिला देती है और वो दूध वीर के पास ले जाकर उसको पिला देती है। जैसे ही वीर वो दूध पीता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। बस उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर मोहिनी उसके घर के सभी पैसे जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। और अगली सुबह जब वीर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मोहिनी उर्फ नेहा के हाथों बर्बाद देखकर खुद का सर पकड़ लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है। मोहिनी ठीक उसी तरह दूसरे शहर में भी एक अनजान लड़की बनकर एक बार फिर अपने जाल में एक लड़के को फंसाती है और उसको भी लूट कर भाग जाती है। अब इसी तरह मोहिनी लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें लूट लिया करती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर यह सिलसिला ऐसे ही चलेगा। आइए देखते हैं। एक दिन मोहिनी बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़के जिसका नाम रोहित था उस पर डोरे डाल रही थी। तभी रोहित उसको देखकर उससे बोलता है, क्यों मैडम, आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या जो आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो भला? मैं तुम पर डोरे क्यों डालूंगी? मैं एक लड़की हूँ, जरा सोच समझ कर तो बोला करो। माफ करना मैडम, वो दरअसल आपकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए अब मैंने आपको ये बात तभी कही। मुझे भी माफ कर देना, पर मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हुए थे, बस इसीलिए मैं आपके पास आ रही थी, लेकिन आपने तो मुझे सीधा फटकार लगा दी। रोहित एक पुलिस वाला था, पर इस बात अनजान मोहिनी उससे बातचीत करने लगती है। समय बीतता है और बातचीत करते करते मोहिनी उस लड़के के बेहद करीब आ जाती है। मोहिनी इस बार भी हर लड़के की तरह रोहित को भी लूटने आई थी, पर वो रोहित को लूट नहीं पाती और खुद ही रोहित से प्यार कर बैठती है। ऐसा कह सकते हैं
क्योंकि मोहिनी को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। अब इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहती थी। मोहिनी उसके लिए हर वो काम करती जो उसको पता होते। ऐसे ही एक दिन मोहिनी रोहित के पास आती है और उससे बोलती है, रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? नहीं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इसका मतलब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे तुम्हारे साथ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रॉड लड़की से भला कौन प्यार करेगा? फ्रॉड? हाँ, फ्रॉड। तुम्हें क्या लगा कि मुझे सच के बारे में कुछ नहीं पता? अरे मुझे सब पता है मोहिनी, किस तरह से तुम लड़कों को फंसाती हो और उनको लूट कर भाग जाती हो। पर इस बार तुम्हारा पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि मैं कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक पुलिस वाला हूँ, और तुम्हें पकड़ने के लिए इस बार मैंने अपना जाल फंसाया था। अब सब कुछ सच बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया है। अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो क्या पता तुम्हारी सजा कम हो जाए। हाँ, मैं लड़कों को फंसाती हूँ और उन्हें लूट कर भाग जाती हूँ, पर इसके पीछे भी एक कारण है। वो मेरी माँ है ना, मेरी माँ को कैंसर है और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मैं नौकरी से पैसे नहीं कमा सकती, इसीलिए मैंने लड़कों को फंसाकर उन्हें लूटना शुरू कर दिया। पर इस बार मेरा तुम्हें लूटने का कोई इरादा नहीं था। इस बार मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मैं अपना एक सुखी परिवार बनाऊंगी, पर सब खत्म हो गया। अब सुखी परिवार जेल से निकलकर बसाना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर रोहित उसको अरेस्ट कर लेता है। मधु सुबह के समय अपना पेट पकड़े घर के हॉल में बैठी होती है। तभी उसकी माँ अनीता मंदिर से आती है और पूजा की थाली टेबल पर रखकर आराम से सोफे पे बैठ जाती है। बेटी, थोड़ी रसोई में जाकर ना फ्रिज से मेरे लिए ठंडा पानी ले आ, साथ ही ना गैस पर चाय भी चढ़ा दियो। अरे दादा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप ये सब काम मुझे बोल रही हैं? मैं जाकर करूँगी ये सारे काम। नहीं नहीं बेटा, तुझे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो पड़ोस की बेटी को बोल रही हूँ। भला तू ये सब काम क्यों करेगी? अच्छा फिर ठीक है, बोलो बोलो, जितना काम बोलना है बोलो। एक दो काम मेरे भी करवा देना। क्या ठीक है पागल लड़की, जब मैंने सारा काम तेरे सर पर हाथ मार के बोला है तो भी तुझे यही लग रहा है कि मैं किसी दूसरे को काम बोल रही हूँ। जाकर जो काम बोला है ना वो कर। काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ देखो, मैं अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ। मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। मेरी जगह आप रसोई में जाओ और मेरे लिए काढ़ा बना कर लाओ, ताकि मेरा थोड़ा दर्द कम हो। अच्छा, मैडम को पीरियड्स हो रहे हैं, जैसे दुनिया में तू ही एक लड़की है जिसे ये दिक्कत है। ना जाने किस मिट्टी की बनी है तू। अरे और लड़कियों को भी तो पीरियड्स होते हैं ना, वो भी काम करती हैं। और एक तू है कि महारानी बनी हुई है, बिस्तर से पैर ही नीचे नहीं रखती। ना रखती हूँ और ना ही रखूंगी माँ। आपको पता है कि मुझे कितना दर्द होता है, उसके बाद भी आप मुझे ताने मार रही हो। बताओ, आप मुझे काढ़ा बनाकर दोगी या नहीं? अरे नहीं दूंगी तो क्या ही करूंगी। पूरा दिन तेरा ये नाटक देखने से तो अच्छा है कि तुझे काढ़ा बना कर दे दूं। मेरी तो किस्मत में ही लिखा है जिंदगी भर काम करना, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। अनीता इतना कहकर गुस्से में उठकर रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद मधु के लिए काढ़ा लेकर बाहर आती है। लीजिए मैडम अपना काढ़ा, और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतनी खुश हूँ कि माँ हो तो आपकी जैसी। कितनी अच्छी हो आप। बस रहने दे, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। काढ़ा पी ले और जैसे ही आराम हो जाए ना, कॉलेज जाकर अपना प्रोजेक्ट जमा करवा दे। अरे आज आखिरी दिन है, वरना रह ही जाएगा। माँ मुझसे उठा नहीं जा रहा है और आप मुझे कॉलेज जाने के लिए बोल रही हो। मेरे बस की नहीं है, मैं रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तू चक्कर खा या कुछ भी खा, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुझे कॉलेज जाना है ना आज, मतलब जाना है। पढ़ाई को लेकर कोई मजाक नहीं। माँ ऐसा मत बोलो, प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। अरे दुनिया में तू अकेली लड़की नहीं है जिसे पीरियड्स हो रहे हैं, सभी को होते हैं बेटा। लेकिन ऐसे अपना काम नहीं छोड़कर बैठ जाते। जल्दी निकल तू कॉलेज के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मधु आराम से बैठकर काढ़ा पीने लगती है। अपनी माँ के बार बार कहने की वजह से थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे करके तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचते ही वो अपनी दोस्त नैना से मिलती है।
माँ ना हुई जेल की जेलर हो गई है, जब देखो हुक्म चलाती रहती है। क्या हुआ, तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? आज भी आंटी से डांट पड़ी है क्या, जो आते ही उनकी बुराई करने लग गई? हाँ यार, माँ ने तो दिमाग खराब कर रखा है। पीरियड्स के टाइम पर भी शांति से घर में आराम नहीं करने देती है। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, लेकिन जब तक मेरी माँ ने मुझे कॉलेज नहीं भेज दिया, चैन से बैठी ही नहीं। यार तेरी माँ कितनी अच्छी है। यहाँ एक हमारी माँ है, चाहे पीरियड्स हो या तबीयत खराब हो, सारा काम करना पड़ता है। आंटी ने तो तुझे सिर्फ कॉलेज भेजा है, वो भी तेरे भलाई के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तेरी रामायण पूरी हो गई हो तो चले, प्रोजेक्ट जमा कराने का टाइम हो रहा है और फिर मुझे घर भी जाना है, आराम करना है यार। हाँ ठीक है, चल यार चल। थोड़ी देर बाद नैना और मधु दोनों प्रोजेक्ट जमा करवा के अपने अपने घर निकल जाती हैं। समय बीतता है और मधु की शादी एक सुधीर नाम के लड़के से हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद मधु दुल्हन की ड्रेस में अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सुधीर कमरे के अंदर आता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और मधु उसे रोककर कहती है, देखिए आप मेरे करीब मत आइए, मुझसे दूर रहिए। सॉरी बट जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारी सुहागरात नहीं हो सकती है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा क्यों? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा दे रही हो? देखिए आप समझने की कोशिश करिए प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसी भी कौन सी तबीयत खराब है जो हमारी सुहागरात नहीं हो सकती? बताओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ या जो तुम कहो वो बनवा देता हूँ। नहीं, मुझे कोई दवा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा अकेलापन चाहिए। मुझे सोना है, आप भी सो जाइए। मेरे पेट में और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन तुमने सबका सब खराब कर दिया। फिर इतना कहकर मधु का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मधु उसका हाथ झटक कर बिस्तर से उठकर दूर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सुधीर को बहुत गुस्सा आता है। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और तुम आराम से बिस्तर पर बैठ सकती हो। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद तक नहीं करती हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई है। कैसा पति मिला है मुझे, इशारों में बता दिया कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो है कि इशारा समझ ही नहीं पाया, लेकिन बाकी सारी फालतू बकवास समझ में आ गई। क्या सोचने लगी तुम? यही कि मुझसे पीछा कैसे छुड़ाओगी? अरे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि हमारी सुहागरात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे। तुम्हें क्या? आगे बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, जाने दीजिए। मैं समझ गया, अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। इस बात से अनजान सुधीर कि मधु सिर्फ पीरियड्स की वजह से उससे दूर भाग रही है, वो गुस्से में अपनी पिलो उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। उससे कमरे से निकलते हुए उसकी माँ सीमा देख लेती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और सुधीर के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ हॉल में क्यों लेटा हुआ है? जाकर अपने कमरे में लेट। लड़ाई हुई है क्या बहू से? माँ, लड़ाई करने के लिए भी बात होनी चाहिए। उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। वो ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो पहले मना कर देती। तेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जाने दो माँ, जो भी बोलना होगा सुबह बोलना। अभी रात हो गई है, सोने दो उसे। सुधीर इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है, लेकिन सीमा को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन मधु जैसे तैसे उठकर तैयार होकर अपनी सास के कमरे में आशीर्वाद लेने के लिए आती है। जैसे ही मधु सीमा के पैर छूने के लिए झुकती है, सीमा अपने पैर पीछे कर लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपने अपने पैर क्यों पीछे कर लिए? आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? जो मेरे बेटे को खुशी नहीं दे सकती है, उसी की सुहागरात पर उसे कमरे से बाहर निकाल सकती है। ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देती। अरे माँ जी, कल से आप सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने सुधीर जी को अपने से दूर होने के लिए कहा। मैंने उन्हें इशारे में बताने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया और क्लियर बोलने में मुझे शर्म आ रही थी। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे तो लगा कि तू शादी से ही खुश नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शादी से बहुत खुश हूँ,
बस पीरियड्स के दर्द से परेशान हूँ। कुछ दिनों की बात है, फिर मैं उन्हें अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। मधु और अपनी माँ की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा होता है। यार ये मैंने क्या कर दिया, बिना पूरी बात जाने मधु को कितना कुछ सुना दिया। बेचारी वैसे ही परेशान थी अपनी तकलीफ से, मैंने और परेशान कर दिया। मुझे तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। अब उसे सुहाग रात पर पीरियड्स हो गए, इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। सीमा के जाने के बाद सुधीर कमरे में जाता है और सुहाग रात पर हुई अपनी हरकत के लिए उससे माफी मांगता है। साथ ही उसकी हालत के बारे में जानने के बाद उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।